बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और देखिए, बिहार दरोगा का यानी कि बिहार एसआई का जो न्यू वैकेंसी 2025 में 1799 पोस्ट पर आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट यह सीरीज है। और मैं आपको लगातार बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करा रहा हूँ। और इसी क्रम में आज हम लोग बिहार एसआई बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 11 मार्च 2018 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा देखिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको पूरा देख लीजिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 11 मार्च 2018 का। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए, पूछा गया है कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। देखिए, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा, तो इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए सत्रिया जो है ये आपका असम का जो है शास्त्रीय नृत्य शैली है। अच्छा, असम के और भी कुछ नृत्य हैं, जैसे कि बिहू, आपको याद होगा बिहू असम का है। उसके बाद बागुरुम्बा भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि बागुरुम्बा कहाँ का नृत्य है, तो आपको याद रखना है असम का नृत्य है। अच्छा, खेल गोपाल कहाँ का नृत्य है, खेल गोपाल कली गोपाल ये असम का है। साथ ही साथ देखिए भोर ताल भी याद रखिएगा, भोर ताल भी जो है ये असम का ही है। तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखते चलिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान होगा कि भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट सिंदरी में जो है 1951 में 1951 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर सिंदरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा तीसरा प्रश्न है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, बताइए। और देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा में 2008 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैं उनको सब्जेक्ट वाइज कवर करा रहा हूं। और देखिए इस क्रम में मैंने आपको इतिहास यानी कि हिस्ट्री में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने आपको कवर करा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए इसी प्रकार से जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आपका जो है ज्योग्राफी का आएगा, साइंस भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा, पॉलिटी भी करवाऊंगा, इकोनॉमिक्स भी करवाऊंगा, बिहार स्पेशल भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, तो देखिए समस्थानिक इसको अंग्रेजी में आइसोटोप्स बोलते हैं, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं, ठीक है ना। और देखिए समस्थानिकों में क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए दोनों करेक्ट है, उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ठीक है ना, और परमाणु क्रमांक जो है समान होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं उस तत्व के वो परमाणु जिसकी परमाणु समान हो, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न हमारा है कि चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है सिखों के जो दूसरे गुरु थे, सेकंड गुरु थे, गुरु अंगद देव, उन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु अंगद देव। अच्छा, गुरु अर्जुन देव जो है ना, गुरु अर्जुन देव इन्होंने जो है आदि ग्रंथ की रचना किया है। और सिखों के जो 10वें गुरु हैं और अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में 1666 में हुआ था, ध्यान रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म, ठीक है। इन्होंने जो है ना सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के
गुरु के रूप में कार्य करेंगी। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। और गुरु नानक के बारे में तो आपको पता ही है कि ये सिख धर्म के संस्थापक हैं और सिखों के पहले गुरु हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार करके सही उत्तर चुनना है। देखिए कथन ये कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं, और तर्क कह रहा है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ए और आर दोनों सही दिया गया है, और ये जो आर जो है ना, ये कथन ए की पुष्टि भी कर रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखिए ईमानदारी से इसको आप लगाइए एक टेस्ट के तौर पर, और अपना अपना स्कोर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्य में मान्यता जरूरी है। अच्छा, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? तो आपको याद रखना है 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कौन कौन से? तो उंगली पर काउंट करिए। एक तो बीजेपी, आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। ठीक है, 3 हो गया। बहुजन समाज पार्टी 4 हो गया। नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो ये 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं भारत में। और देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 राज्य। ठीक है ना, 4 राज्य, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो देखिए भारत में पहली सहकारी आंदोलन की शुरुआत जो है कृषि ऋण के क्षेत्र में हुई थी। और यह आंदोलन जो है ना, इस आंदोलन के लिए सरकार ने 1901 में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया था, और 1903 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिया था, और वर्ष 1904 में पहली सहकारी ऋण समिति अधिनियम यानी कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पारित किया गया था। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये तो हो गया आपका कृषि ऋण के क्षेत्र में। और देखिए इस आंदोलन के लिए सरकार ने 1901 में, कब? तो 1901 में जो है एडवर्ड लॉ, यहाँ मैं लिख देता हूँ एडवर्ड लॉ। ठीक है ना, एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया था। 1903 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया था, और 1904 में जो है ना पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया था। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए निम्बो बाजगो नामक बांध जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है? अच्छा मैं आंसर बता देता हूँ। देखिए ये सिंधु नदी पर है, निम्बो बाजगो। ठीक है ना, ध्यान रखना है, निम्बो बाजगो बांध सिंधु नदी पर है, और यह बांध लद्दाख के लेह में अवस्थित है। अच्छा अगर हम बात करते हैं कि सिंधु नदी में पाकिस्तान में कौन सा बांध है, तो याद रखिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तारबेला बांध। तारबेला बांध है सिंधु नदी पर, ये पाकिस्तान में है। और सुक्कुर बांध भी है, और एक सुक्कुर बांध या सुक्कुर डैम कहिए, ये भी सिंधु नदी पर है जो कि पाकिस्तान में है। तो तारबेला बांध और सुक्कुर डैम ये दोनों पाकिस्तान में है सिंधु नदी पर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा बात यहाँ पर सिंधु नदी की आई हुई है, तो आपको याद होगा कि रिसेंटली सिंधु जल समझौता चर्चा में रहा था। तो देखिए सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? तो कराची में। याद रखिएगा कराची में। और इस पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि का अभिप्राय मुद्रा मूल्य में गिरावट और वस्तु की मूल्य में वृद्धि से है। और यह जो अवस्था होती है, यह कंडीशन होता है, इसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर नहीं किया गया था कौन सा? तो देखिए समता सैनिक दल किया गया था, स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन इन्होंने किया था, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था। दलित मुक्ति मोर्चा का गठन इन्होंने नहीं किया था। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, स्वतंत्र मजदूर संघ जो है, स्वतंत्र मजदूर पार्टी 1936 में इन्होंने इसकी स्थापना किया था, गठन किया था। चलिए उसके बाद देखिए सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पढ़िए तो देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। अच्छा ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन ये करता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष
अरविंद पनगड़िया हैं। अच्छा, ये तो केंद्र में बात हो गई। अच्छा, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो 243 आई में है, ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है। ओजोन छिद्र आपने पढ़ा होगा, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, चक्षु बिहार दरोगा। और फ्रेंड्स देखिए, इस बुक की खासियत क्या है, तो बिल्कुल टू द पॉइंट सब कुछ दिया गया है। इस बुक में आपको देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का भी पेपर देखने को मिल जाता है। बिहार दरोगा का जो आखिरी एग्जाम लिया गया था 17 दिसंबर 2023 को, प्रीलिम्स का पेपर, उसका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए, सबसे खास बात क्या है कि इसमें प्रत्येक प्रश्न का बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट बुक है फ्रेंड्स, इसको आप परचेज कर लीजिएगा। और देखिए, कम समय में इस बुक के माध्यम से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं निकाला गया है। तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है ओजोन छिद्र से? तो समताप मंडल में ओजोन परत का कम होना, और ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है उसके लिए जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ओजोन परत की क्षरण की वजह से सूर्य से जो आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें हैं, ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को प्रभावित कर रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर के दिन, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर के दिन। क्लियर है फ्रेंड्स, याद रखना आपको। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि सूची दिया गया है, मिलान करना है। एक तरफ देखिए बाघ आरक्षित क्षेत्र है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। अच्छा, बाघ आरक्षित क्षेत्र की अगर बात आई हुई है तो मैं आपको बता दूं कि भारत का अभी रिसेंटली 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? अभी 58 टाइगर रिजर्व है, अभी जब मैं वीडियो आपको उपलब्ध करा रहा हूँ तब। और ये आपका मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, मिलाते हैं हम लोग। इंद्रावती जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है, पेरियार आपका केरला में है, सिमिलीपाल आपका उड़ीसा में है, और बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। तो अब आप लोग इसको इजीली मिला लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप मिला कर टिक लगा लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों की विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? अब देखिएगा, किसी तरल पदार्थ के घनत्व की माप या विशिष्ट गुरुत्व की माप या सापेक्ष गुरुत्व की माप, ये हाइड्रोमीटर करता है। ग्रेविमीटर से क्या मापा जाता है? तो ग्रेविमीटर से इसका उपयोग गुरुत्वाकर्षण के मापने में किया जाता है, और हाइग्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए मिलान करना है यहाँ पर। तो रेलवे उपकरण है, ये कहाँ पर है? उद्योग है और अवस्थिति है। तो रेलवे उपकरण की बात करते हैं तो ये आपका भिलाई हो जाएगा। मोटर वाहन की बात करते हैं तो ये आपका जबलपुर हो जाएगा। पोत निर्माण जो है ये कोची हो जाएगा, और साइकिल निर्माण लुधियाना। याद रखिएगा, ये बड़ा फेमस है साइकिल निर्माण लुधियाना में, ठीक है। तो 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए, पौधे मिट्टी में घुले हुए जो नाइट्रेट है ना, उनको अवशोषित करते हैं, और अन्य प्रकार के जीवाणु इन नाइट्रेट्स को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है इसको डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, मुक्त नाइट्रोजन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हवा में परागकण को क्या कहते हैं? अच्छा, हवा में परागकण, अच्छा पानी के द्वारा जो परागकण होता है, हवा के द्वारा जो होता है परागकण, उसको वायु परागण कहते हैं, ठीक है ना। पानी के द्वारा जो परागकण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग हाइड्रोफिली बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। अच्छा, कीटों के द्वारा जो परागकण होता है उसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग अंग्रेजी में एंटेमोफिली बोलते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ एंटोमोफिली बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। कीट द्वारा परागकण एंटोमोफिली कहलाता है, पानी द्वारा परागकण हाइड्रोफिली कहलाता है, ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा
प्रारंभ किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है और युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, यह दिल्ली पुलिस के द्वारा उस समय आरंभ किया गया था। उसके बाद देखिए केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भी आप ध्यान रखिएगा तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है जल शोधन का कौन सा प्रणाली? तो देखिए ये जल शोधन की निस्यंदन प्रणाली है जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली या कार्बन नैनो ट्यूब के द्वारा जल को छान लिया जाता है और इसमें प्रक्रिया जो है इसके द्वारा सूक्ष्मजीव मरते नहीं हैं बल्कि ये जल से अलग कर दिए जाते हैं। तो ये आपका निस्यंदन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा NSDL का फुल फॉर्म क्या है? NSDL का तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कीट दंश से होने वाले खुजली किसके कारण से होती है, किस अम्ल के कारण से होती है? तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मिक एसिड। अच्छा, इसी फॉर्मिक एसिड को मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा अगर ऑप्शन में फॉर्मिक ना दिखे, अगर आपको ऑप्शन में मेथनोइक दिखे तो आप मेथनोइक ही लगा सकते हैं क्योंकि फॉर्मिक को ही मेथनोइक अम्ल कहा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। एसेटिक सिरका में पाया जाता है, लैक्टिक दूध वगैरह में पाया जाता है, ठीक है ना। सेव में मैलिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न हस्तियों में कौन रंगकर्मी है, यानी कि रंगकर्मी की बात, रंगमंच की बात हो रही है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये आपके ये सभी हैं, नसरुद्दीन साहब भी हैं, गिरीश कर्नाड भी हैं, मकरंद देशपांडे भी हैं और डॉली ठाकुर भी हैं। तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी कलाकार हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स देखिए ये आपको पता है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार भी याद रखिएगा और पोर्ट ब्लेयर भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कुछ नहीं से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? किस नियम के विरुद्ध है ये पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं से कुछ का सर्जन द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है। द्रव्यमान किसी तत्व में एक ही समान बना रहता है चाहे उसे किसी भी स्थान पर रखा जाए। तो ये आपको पता होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा, तो देखिए भूमध्य रेखा पर स्थित अगर हम देश की बात करते हैं तो आपको पता है कि इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है। उसके बाद देखिएगा साओ टोम प्रिंसिपे एक कंट्री है, साओ टोम प्रिंसिपे याद रखिएगा। उसके बाद गैबोन है, कांगो गणराज्य है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये दो अलग अलग देश है। युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया याद रखिएगा। एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती भी ध्यान रखिएगा। मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। यहाँ देख लीजिए ब्राज़ील हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ब्राज़ील हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा, इक्वाडोर हो जाएगा। ये आपका साउथ अमेरिकन कंट्री हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। देखिए विश्व इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो पहली परमाणु आपदा जो है याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब अमेरिका के द्वारा जापान की हिरोशिमा पर पहली बार एटम बम गिराया गया था। उसके बाद फिर 9 अगस्त 1945 को, उसके 3 दिन के बाद ही नागासाकी पर फिर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। इसलिए विश्व के इतिहास में 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु आपदा माना जाता है। दूसरा पूछेगा तो 9 अगस्त हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? बताइए हस्तांतरण मूल्य का संबंध। तो देखिए जो आपका ट्रांसफ़र प्राइसिंग है, ट्रांसफ़र यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ठीक है ना, PRICING, ट्रांसफ़र प्राइसिंग, यानी कि हिंदी में इसको हस्तांतरण मूल्य बोला जाता है। यह एक टैक्स और लेखांकन प्रविधि है। हस्तांतरण मूल्य उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को संदर्भित करता है जो कंपनियों के बीच सामान्य नियंत्रण के तहत आदान प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कर एवं लेखांकन से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है? तो ऑब्वियसली ये कहाँ पर किया जाता है? तो आपका ट्यूबवेल के द्वारा, यानी कि नलकूप की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है और ट्यूबवेल के द्वारा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या है? तो आप सभी को पता है कि ये पाली भाषा है। चलिए उसके बाद देखिए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे
तो ये 1 दिसंबर के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 12 जनवरी आपको याद होगा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपका रक्षा विभाग हो जाएगा, उसके बाद देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा तो आपका रक्षा उत्पाद विभाग हो जाएगा। तो ये सभी जो है आपके आते हैं किसके अंतर्गत? तो कौन सा आ जाएगा इसमें से आंसर बताना है। तो ए, बी और सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए, और ये भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ये आपका नहीं आएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश के द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी कि डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? उस समय का करंट का क्वेश्चन है और ये आपका चेन्नई में होना था 2017 में, ठीक है। चलिए फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? अच्छा, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आपको ध्यान रखना है। और देखिए याद रखिएगा खेल अवार्ड से प्रश्न बनता है और इस बार जो है आपको याद होगा कि हरमनप्रीत सिंह को, जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, उनको दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत में खेल का सर्वोच्च अवार्ड है। उसके बाद मनु भाकर को दिया गया है निशानेबाजी के लिए, डी गुकेश को दिया गया है शतरंज के लिए और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। तो ये 4 नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है, इसको रहने दीजिए, ठीक है ना। आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसमें से सैयद शाहिद हकीम को दिया गया था उस समय। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, तो आपको बखूबी याद होगा कि 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में राजा, जो इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज पंचम, वो भारत आया था, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और उसमें क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी और राजधानी बना था 1912 में। घोषणा 1911 में हो गई थी बट बना था 1912 में। तो लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? उस समय ये मतलब करंट का ही क्वेश्चन कह सकते हैं, वैसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसका नाम है स्प्राइट्स और यह इसरो के PSLV C-38 के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। स्प्राइट्स, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो आपको पता है कि पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। अच्छा, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी, ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ठीक है ना। और ये पहले गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लाल कुर्ती नामक एक संगठन था, इसकी स्थापना इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले में पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा प्रश्न रिपीट होता है। ये 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था यही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ वैधानिक प्रावधान दिए गए हैं और उसका स्रोत दिया गया। तो मौलिक अधिकार आपको पता है कि अमेरिका हो जाएगा यहाँ पर, तो अमेरिका का अधिकार पत्र, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए राज्य के नीति निर्देशक, तो ये आयरिश संविधान हो जाएगा। संसदीय सरकार ब्रिटेन का है, ठीक है ना। संसदीय सरकार कहाँ का है? तो ये आपका ब्रिटेन का है, याद रखिएगा। और केंद्र राज्य संबंध जो हो जाएगा ये आपका कहाँ से हो जाएगा? तो ये आपका कनाडा का संविधान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, CAG जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए CAG जो है ना भारत के संविधान के भाग 5, याद रखिएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत भारत के CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है। किस भाग में? तो भाग 5 के अंतर्गत। और संविधान के अनुच्छेद याद रखिएगा 149 से 151 के अंतर्गत जो है इसमें इसके कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, वर्तमान में के संजय मूर्ति हैं। संजय मूर्ति अभी वर्तमान में CAG हैं, याद रखिएगा संजय मूर्ति, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये भाग 5 आप जरूर याद रख लीजिएगा। सर्क्रिक विवाद जो है ये किन 2 देशों के मध्य है? तो सर्क्रिक जो क्षेत्र विवाद है ये आपका गुजरात राज्य में पड़ता है सर्क्रिक, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है।
उसके बाद देखिए किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो देखिए हालांकि उस समय बहुत सारे राष्ट्र थे जिन्होंने घोषणा किया था। देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस भी था, ब्रिटेन भी था, और ब्रिटेन ने जो है पहले जो है आपको याद रखना है, ब्रिटेन ने 2040 तक ऐसा करने का घोषणा किया था, बट ब्रिटेन ने इसको 2040 से घटा करके 2030 कर दिया है। फ्रांस ने भी घोषणा किया था, ठीक है ना, 2040 तक बंद करने का। ठीक है, तो देखिए इसमें एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिल पा रहा है, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है। उस समय ये बड़ा चर्चा में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहा था। आरंभ मोबाइल ऐप था ये, ठीक है ना, आरंभ राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संयुक्त रूप से ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए इस मोबाइल ऐप आरंभ को जारी किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उस समय का करंट का क्वेश्चन है, और ये पश्चिम बंगाल को किया गया था। और अभी रिसेंटली आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि 2025 में यूएन ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में वर्षा देशपांडे, ये नाम याद रखिएगा, वर्षा देशपांडे, ठीक है ना, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, वर्षा देशपांडे। वर्षा देशपांडे को यूएन ने जो है लिंग समानता को कम करने के लिए, लिंग समानता के कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2025 में यूएन ने भारत की किस हस्ती को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये नाम आपको याद रखना है, वर्षा देशपांडे को। चलिए उसके बाद देखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो याद रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इस बार 2024 वाला जो रिपोर्ट अभी जारी किया गया 2025 में, उसमें भारत का स्थान 105वां है। कैसे याद रखिएगा, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर यानी कि भूख की बात आई हुई है। जब आपको भूख लगेगा, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो आप किसी दोस्त से क्या कहिएगा। सपोज करिए एक मैं स्टोरी बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना, भाई 5-10 रुपये दे दो। कैसे मांगिएगा, 5-10 रुपये दे दो, ठीक है ना, तो 5-10 रुपये दे दो। तो इस तरह से रिलेट करके आप 105 याद रख सकते हैं। 5-10 रुपये दे दो। 5-10 रुपये ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा 510 तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, तो 105 इस तरह से आप याद रखिएगा, 5-10 रुपये दे दो भाई, ठीक है ना। चलिए, तो ये जारी किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ये जारी करता है कौन सा, तो ये जारी करता है कौन सा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक संगठन है, कौन सा, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, कंसर्न, यहाँ पर देखिए मैं लिख ही देता हूँ, देखिए कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और वेल्ट हंगर हिल्फ, वेल्ट हंगर हिल्फ, ठीक है ना, वेल्ट हंगर हिल्फ, और एक इंटरनेशनल फूड पॉलिसी यहाँ रिसर्च भी दिया गया है। तो आपको याद रखना है ये संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ, वेल्ट हंगर हिल्फ, हिल्फ यहाँ मैं लिख देता हूँ, वेल्ट हंगर हिल्फ, तो ये जारी करता है कौन, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ। तो अभी वाला आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उस समय देखिएगा कि नांगल किसके लिए जाना जाता था, ये पूछा गया था। तो नांगल पंजाब में पड़ता है और ये उर्वरक के लिए जाना जाता है, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में 1951 में स्थापित किया गया था। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा जो है राज्य की बात करते हैं तो ये केरल में रहा है। केरल के बाद बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में रहा है। तो इसलिए तमिलनाडु यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लूसी जो है ये दुनिया के सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस में है, उस समय का करंट का क्वेश्चन है। यह आपका इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है ना, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से देखिए कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, और इसमें जाति व्यवस्था को अस्वीकृत करना, स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन था, विधवा विवाह का प्रोत्साहन था। उसके बाद देखिए लड़के और लड़की दोनों की विवाह की आयु में वृद्धि करना था, बट अस्पृश्यता का उन्मूलन इनकी मांगों में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभार यानी कि शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है, उस समय का करंट का क्वेश्चन है, और ये उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा था, ठीक है। कांडला गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। चलिए रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, तो उस समय ये भारत के
आपके 14वें राष्ट्रपति हैं, बट अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो अब इनका भी क्रम आप ध्यान रखिएगा। और रामनाथ कोविंद 14वें थे और द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं राष्ट्रपति हैं भारत की। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर मिलान करना है, सिंधु सभ्यता है और उनकी स्थिति पूछा गया है। तो लोथल जो है आपको पता है कि भोगवा नदी के तट पर है, ये गुजरात में है। रोपड़ जो पड़ता है ये पंजाब में पड़ जाता है, ठीक है। राखीगढ़ी जो पड़ता है यह आपका हरियाणा में पड़ता है और कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। यहाँ से आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। बताइए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है और उन उद्देश्यों को यह बताती है जिनमें संविधान स्थापित करना और उसको आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, तो ए बी सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा वह अनंत समय के लिए किया जाता है, यह आपका करेक्ट नहीं है। पेटेंट एक विशिष्ट अधिकार होता है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो कि कार्य को एक नए तरीके से करने के लिए प्रदान किया जाता है। जैसे कि एक पेटेंट राइट होता है ना, किसी भी आप एक नया चीज़ सृजन करते हैं तो उसका आप पेटेंट करवा लेते हैं, जैसे कि आप कॉपीराइट वगैरह भी देख लीजिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर के डेल्टा तक गुजरती है। बताइए ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन, फिर भारत में आती है, फिर बांग्लादेश में जाकर के गंगा के साथ मिल करके संयुक्त धारा जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चाइना, भारत और बांग्लादेश। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो निश्चित रूप से आपको याद होगा कि 7 देश लगते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ताइवान नहीं लगेगा। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है, तो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आंद्रे अजोले, ठीक है ना। अच्छा अभी रिसेंटली देखिए अमेरिका ने घोषणा किया है कि वो फिर से दिसंबर 2026 तक, अमेरिका ने घोषणा किया हुआ दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से यह यूनेस्को से अलग हो जाएगा, ठीक है ना। यूनेस्को की बात करते हैं तो 16 नवंबर 1945 को लंदन में यह स्थापित हुआ था और हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के पेरिस में है। देखिए ये पुस्तक है, ठीक है ना, द कोलिजन ईयर्स, ठीक है ना, द कोलिजन ईयर्स 1996 टू 2012। ये पूछा गया है कि यह पुस्तक किसकी है, किस राजनीतिक ने यह पुस्तक लिखा हुआ है, तो यह पुस्तक प्रणब मुखर्जी जी की है। अच्छा मनमोहन सिंह का भी पुस्तक याद रखना है आपको, ठीक है ना। कौन सा पुस्तक है, तो याद रखिएगा चेंजिंग इंडिया, ठीक है ना, चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया, ये मनमोहन सिंह जी की पुस्तक है चेंजिंग इंडिया, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, यहाँ से आपको बताने हैं। बताइए लोकतंत्र के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही है। और देखिए लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना काफ़ी होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये करेक्ट है। तो ए और सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद बताइएगा, तो सकल घरेलू यानी कि जीडीपी की बात हो रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बड़ा पूछा जाता है, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ये परिभाषा आप याद रखिएगा, एक वर्ष में उत्पादित, ठीक है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि एसडीआर इसको बोला जाता है कि पेटिका में आती है, बताइए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा परिचालित मुद्रा जिसे कि एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स या पेपर गोल्ड भी इसको कहा जाता है, इसे 5 मुद्राओं को इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि यूएसए डॉलर, उसके बाद जापानी येन यानी कि जापान की जो मुद्रा येन है उसको शामिल किया गया है, उसके बाद ब्रिटिश पाउंड किया गया है, यूरोप का यूरो किया गया है और चाइना का रेनमिंबी को किया गया है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आपका सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ई भी दिया गया है ना, तो यूरो भी है, मैंने बताया है, तो आपका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना, सभी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें 4 ही दिया गया, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो आपका जैव विविधता का हॉट स्पॉट है,
तो आपको पता है कि ये पश्चिमी घाट है जैव विविधता का हॉट स्पॉट, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और आपको पता है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड, सुंडालैंड, ठीक है ना, ये हॉट स्पॉट माना जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, तो ये आपको पता है थक्का विटामिन के, क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, और देखिएगा रक्त को थक्का बनाने के लिए जो अनिवार्य प्रोटीन है, प्रोटीन का नाम रखिएगा, तो विटामिन हो गया। प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजन याद रखिएगा, कौन सा, तो फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है, तो इसको लोयस मृदा कहा जाता है, तो यहाँ पर लोयस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सही कथन आपको बताना है। अब चलिए, 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। और तक्षशिला के राजा सिकंदर और उसकी सेना तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, बिल्कुल करेक्ट है। सिकंदर की मृत्यु जो है ये 332 BC में नहीं हुई थी, ध्यान रखिएगा, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, ठीक है ना, 323, 323, ठीक है ना। तो ए और यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो देखिए इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक को लिखा है रामचंद्र गुहा ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से देखिए यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो अभी बिहू शामिल इसमें से नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी, तो 1926 में ये भगत सिंह ने बनाया था, तो भगत सिंह का नाम याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, तो देखिए 2017 पूछा है तो उस समय विकास के लिए सतत पर्यटन, बट अभी 2025 को पूछेगा तो याद रखना है यूएन ने जो है 2025 को याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन महासभा ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष घोषित किया हुआ है, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, और ग्लेशियरों का यानी कि हिमनद का संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया हुआ है, तो ये चारों याद रखिएगा आप। चलिए, यहाँ पर उस समय का राइट आंसर हो जाएगा विकास के लिए सतत पर्यटन, 2017 वाला। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो किताबुल हिंद को अलबरूनी ने लिखा है, अलबरूनी ने लिखा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक में उसने हिंदू धार्मिक मान्यताओं, भारतीय खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों और प्रथाओं और सामाजिक संगठन के संबंधित विशद विवरण इसमें उसने शामिल किया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर अलबरूनी हो जाएगा। देखिए, फरवरी 2017 में करंट का क्वेश्चन है, किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है, तो उस समय दिया हुआ था किसको, तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा, उस समय दिया हुआ था आपका इक्विटास लघु बैंक जो था उसको इक्विटास लघु वित्त बैंक को दिया हुआ था। चलिए, देखिए धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है, तो यह आपका धारणीय विकास की संकल्पना जो है ये निःशेषनीय स्रोत यानी कि खत्म न होने वाले संसाधन से संबंधित है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिलान करिएगा, जन्म से 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचर्य हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ हो जाएगा आपका 50 से 75 और संन्यास हो जाएगा 75 से 100, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और यहाँ से राइट आंसर बताना है। तो ऊर्जा संरक्षण के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, बैटरी का भी किया जाता है, और आपका जो संपीड़ित वायु है और स्प्रिंग है इन सब का भी प्रयोग ऊर्जा संरक्षण के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी सी डी सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे कि ब्लू चिप कंपनी क्या है। फ्रेंड्स, अपना स्कोर आप ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, ब्लू चिप कंपनी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए ऐसा कंपनी को कहा जाता है ब्लू चिप कंपनी जिनका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन, जिनका परफॉर्मेंस जो होता है वो आपका लगातार मजबूत रहा हो, ठीक है ना, और इनके शेयरों में ज़्यादा गिरावट नहीं होती है, ठीक है। और ऐसी कंपनियां जो होती हैं ये आर्थिक रूप से बहुत ही सशक्त होती हैं, इन पर कर्ज का बोझ भी नहीं होता है,
ठीक है। अगर कर्ज होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है, जिनके लाभ कमाने पर असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती हैं। देखिएगा, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो रैयतवाड़ी को किया था थॉमस मुनरो ने, 1820 में लागू किया था। मद्रास को का ये था, और इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में इसने लागू किया हुआ था। तो याद रखिएगा, यहाँ पर थॉमस मुनरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अस्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस, आपको याद होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? आग्नेय चट्टान, तो इसमें से देखिए आग्नेय चट्टान जो है, आपको पता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और लावा से बनती है। ठीक है, और मैग्मा के ठंडा होने पर, जमने पर आग्नेय चट्टान बनती है, जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो। ग्रेबो याद रखिए, ग्रेबो जो है ये आपका आग्नेय चट्टान हो जाएगा, ग्रेबो। जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, ये जरूर याद रख लीजिएगा आप। इसमें से देखिए सेल नहीं होगा, ठीक है ना, सेल इसमें से नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? अच्छा, महिला क्रिकेट जो है ना, आईसीसी विश्व कप, यानी कि जो आपका 2025 में जो आपका महिला ओडीआई विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है, ये भारत में हो रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 2025 में भारत में हो रहा है, और उस समय विजेता रहा था इंग्लैंड। अब देखिए इस बार कौन रहता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें से देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपका हो जाएगा कौन सा? कागज़ का जलना। कागज़ का जलना निश्चित रूप से रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, विश्व का यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा जीएसपीएस तकनीक आधारित अंतः समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया है? करंट का क्वेश्चन है। उस समय जो है आपका जीबीपीएस है ना, जीबीपीएस है ये, तो ये रिलायंस ने किया था उस समय। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? तो ये गठन आपका प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और 1961 में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तत्पश्चात 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन किया गया था। उसके बाद देखिए, कौन सा आईआईटी संस्थान ने यहाँ पर देखिए MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बनाया? MBBS, तो ये उस समय करंट में रहा था, और उस समय खड़गपुर ने बनाया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ पर है? तो ये कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर है। अच्छा, हड़प्पा स्थल जो है किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, और सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो है। ठीक है, उसके बाद देखिए KNO3 का रासायनिक सूत्र क्या है? ये KMNO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना, ध्यान रखिए, यहाँ पर पूछा गया KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट है ये। ठीक है, उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही नहीं है? बताइए, सही इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधा है। यहाँ पर देखिए ड्रोसेरा एक तरह का कीटभक्षी पौधा है, जो अपने भोजन की पूर्ति के लिए कीट पतंगों का शिकार करता है। ठीक है, तो ये परजीवी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फंगस है ना, फंगस ये आपका स्वपोषी नहीं होता है, इसको मृत्योपजीवी के नाम से जाना जाता है। ये परपोषी या अपघटन करता होता है। तो मेरे हिसाब से ये भी गलत दिया गया है, तो ये दोनों आपके सही नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? तो इसमें से आपका देख सकते हैं नाइट्रोजन नहीं है, बाकी धुआं है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, सल्फर SO2 जो है, NO2 भी है। ठीक है ना, ये धुआं भी है, यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होगा। अच्छा, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया था? तो इस तरह के जब भी प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में मिले ना, जो आपके वुमेन सेफ्टी से हो, महिला सुरक्षा से हो, या वुमेन एम्पावरमेंट से हो, ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये उस समय हरियाणा ने स्टार्ट किया हुआ था। करंट का क्वेश्चन उस समय का। सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस है। तो देखिए गोल्डन राइस जो होता है ना, एक ट्रांसजेनिक चावल होता है, जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिएगा इसमें बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है, जो शरीर द्वारा आवश्यकता अनुसार विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। गोल्डन राइस में आपका ध्यान रखिएगा, ये विटामिन ए से समृद्ध भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो वर्तमान में सुमन बेरी हैं, याद रखिएगा सुमन बेरी हैं। ठीक है ना, सुमन बेरी हैं। चलिए उसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या है? तो पहला महीना चैत्र महीना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर चैत्र हो जाएगा। मानव रक्त का pH मान, तो ये एक रेंज होता है 7.5 से लेकर के
7.80 तक, या 7.4 भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व। ये पुस्तक जो है पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं रघुराम राजन थे उस समय, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है ये, आरबीआई के गवर्नर थे उस समय ये। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही है तो क्या उपाय अपनाने चाहिए, और यहाँ से आपको आंसर बताना है, बताइए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपका प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, तो केवल एक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ NAAFTA, बताइए क्या है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बता दीजिए फटाफट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आपका USA, कनाडा और मैक्सिको हैं, और नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और यहाँ पर भी है प्रश्न, ये तो आपका हो गया 96। 97 देखिए पूछा गया कि तेजस क्या है। तो तेजस आपको पता है कि यह एक तरह का आपका डिजिटल पेमेंट ऐप है, एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा कौन सा इसमें से चंगेज खां का समकालीन था, तो चंगेज खां का समकालीन इसमें से आपका सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, ठीक है ना, इल्तुतमिश था। उसके बाद देखिएगा 99 मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर NAAFTA का जो है बताया था, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, नाफ्टा इसको बोला जाता है, ठीक है ना। इस तरह से एक ही ये लगाई NAFTA, अब सही हो गया नाफ्टा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाता है इसका आंसर। और आखिरी क्वेश्चन है, अपना स्कोर आप लोग बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अंतर्गत रखा है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसको रखा हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लाइक कर दीजिए, स्कोर बता दीजिए, और एक ग्रुप में प्लीज़ शेयर कर दीजिए।